हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज है 1 फरवरी और जैसा कि आपको पता है बजट आ चुका है। इस साल का जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इंडियन गवर्नमेंट का, वो आज आ गया। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंस किया, इस बजट को आज पेश किया। तो ये तो रहा बजट 2022-23 का जो बजट आया है वो। बट अभी जो हम बात करेंगे वो 21-22 वाले बजट को हम डिस्कस करेंगे, जो कि पिछले साल पेश किया था, निर्मला सीतारमन जी ने ही किया था। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए, मान लीजिए जो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है, 10 दिन 15 दिन में अगर कोई एग्जाम हो जाए, 1 महीने में भी हो जाए, तो हो सकता है कि या फिर आने वाले 6 महीने तक के एग्जाम्स के लिए ये जो है केंद्रीय बजट 2021-22 ये भी इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि हमारे स्पीडी करंट अफेयर्स का पार्ट है तो बिल्कुल हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो है 2021-22 में सबसे पहले डिस्कस करने से पहले हम क्या कर लें, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अनाउंसमेंट ये है कि आज 1 फरवरी है और आज जो डेडलाइन थी किस चीज़ की, हमने जो कोर्स लॉन्च किया है इसका भी आज डेडलाइन था, बीपीएससी प्लस सीडीपीओ का। तो अगर आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है तो यू स्टिल हैव सम टाइम, तो आप जाइए और परचेज करिए। 1199 में ये कोर्स अभी आपको मिल जाएगा। सीडीपीओ प्लस बीपीएससी अगर बाद में लेते हैं तो 1999 में ये कोर्स आपको लेना पड़ेगा। मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी इनरोल्ड इन दिस कोर्स, तो आप भी जाइए और जल्दी से इनरोल करिए अपने आप को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्रीय आम बजट 2021-22 की। या फिर हम बात करें तो वेट अ सेकेंड, अगर बात करें तो किसकी, जो बजट है हमारा फाइनेंशियल बजट, सेंट्रल जनरल बजट 2021-22 की, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे अगर पहले बात करें बजट की, तो बजट होता क्या है इसको डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है कि बजट होता क्या है। अगर हम सिंपल टर्म में समझे तो एक गवर्नमेंट की बात अगर छोड़ भी दे तो एक इंसान या एक आदमी या एक औरत या एक हाउस होल्ड यानी कि एक फैमिली क्या करती है, हर साल, या फिर साल क्यों जाए, हर महीने जब उसकी सैलरी आती है, अगर वो जॉब में है, नहीं तो जो उसका बिजनेस है उससे जो पैसा आता है, तो वो हर महीने का कुछ ना कुछ हिसाब किताब करती है कि इस महीने में इतने खर्च करेंगे, इतना बचाएंगे, इतना हमारी आमदनी हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो ये सभी मेंटेन करना, इसी को कहते हैं बजट। ठीक है, बजट। तो उसी तरीके से जो सरकार की हर साल की जो रेवेन्यू रहने वाली है और जिन जिन सेक्टर्स पे वो खर्च करने वाली है, इसी स्टेटमेंट को, इसी रिकॉर्ड को हम कहते हैं सिंपल टर्म में बजट, राइट। अगर हम बात करें इस बजट को, अगर हम रिलेट करें पॉलिटी से थोड़ा सा, तो जो बजट है ना उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। अगर हम बात करें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहीं पे भी बजट शब्द का कोई भी जिक्र नहीं है, कोई भी मेंशन नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि आर्टिकल 112 में, यानी कि आर्टिकल 112 रिलेटेड है बजट से। बट बजट को वहां पे क्या बोला गया है, वहां पे बोला गया है एनुअल फाइनेंशियल बजट, सॉरी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है किसको, बजट को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो आर्टिकल 112 इज रिलेटेड टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। पहले क्या होता था, पहले की बात करें तो फरवरी के लास्ट वीक में जो भी वर्किंग डे होता था ना, उस डेट पर बजट पेश किया जाता था। किसके द्वारा, फाइनेंशियल जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा किया जाता था। बट अभी क्या हुआ, इसको ना फरवरी एंड से हटा करके, फरवरी एंड में ना ले जा करके कहाँ पे कर दिया गया। कब तक ऐसा होता था, फरवरी एंड में कब तक होता था, तो 2016 तक फरवरी एंड में बजट पेश किया जाता था। बट 2016 के बाद क्या किया गया, 1 फेब को ये क्या हुआ, बजट को पेश किया जाने लगा, बजट को पेश किया जाने लगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ऐसा क्यों किया गया, तो जैसा कि आपको पता है, अगर हम बात करें हमारा जो एनुअल ईयर जो है, हमारा फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो यहाँ पे 31 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है, राइट। 1 अप्रैल टू 31 मार्च
तो इसी वजह से थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, थोड़ा सा और टाइम मिल जाए प्रिपरेशन का, थोड़ा सा और टाइम मिल जाए एनालिसिस का, इसी वजह से जो फरवरी एंड में बजट पेश किया जाता था उसको उठा करके फरवरी के पहले तारीख को पेश किया जाने लगा। तो दैट्स नॉट द बैड थिंग, बढ़िया ही हुआ, अच्छा ही है, थोड़ा सा प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो इस यही वजह है कि फरवरी लास्ट में ना करके 1 फरवरी को पेश किया जाता है, राइट। अब मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको बजट क्या होता है समझ में आ गया, आर्टिकल कौन सा है बजट से रिलेटेड ये समझ में आ गया, साथ साथ क्यों पेश किया जाता है, कब पेश किया जाता है, सब आपको पता चल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनुअल बजट 2021-22 की। तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने इस बार भी बजट पेश किया है और पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी किया था, सीतारमण ने तीसरी बार किया था 2021-22 में, और 2000 जो 22-23 वाला किया है वो चौथी बार हो जाएगा, फिर उसी से थोड़ा सा रिलेट करके चलिएगा। तो तीसरी बार केंद्रीय बजट 2021 पेश किया। इस वर्ष बजट पूरी तरह पेपरलेस रूप में प्रस्तुत किया गया। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि पेपरलेस बजट पेश करना कब से शुरू किया गया। तो 2021-22 से ये शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि पहले देखिए, पहले क्या होता था, पेपरलेस बजट नहीं होता था। पहले क्या होता था, एक पूरा का पूरा एक हम कह सकते हैं कि खाता तैयार किया जाता था, एक पूरा का पूरा लेजर तैयार किया जाता था, पूरी एक मोटी सी बुक होती थी जर्नल की, उसके थ्रू बजट पेश किया जाता था। बट बाद में इसको पेपरलेस कर दिया गया क्योंकि इंडिया डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भी ये काम किया गया। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि ये एक अच्छा मैसेज देगा कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो पेपर है ना, पेपर के यूज को कम कर सकते हैं। पेपर यूज अगर हम कम करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो पेपर का यूज है ना, बहुत ज्यादा पेपर का यूज जो हम करते हैं वो लोग कम करेंगे। ऐसा मतलब सरकार ऐसा करेगी तो लोग भी ऐसा कम करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो एनवायरमेंट है ना वो प्रोटेक्ट होगा। क्योंकि कागज कैसे बनता है, नेचर से ही बनता है, ट्रीज से ही बनता है, और जब पेपर ज्यादा यूज करेंगे तो पेड़ों की कटाई ज्यादा होगी, तो क्या होगा, ये अच्छा नहीं होगा हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो ये एक अच्छी चीज है, पेपरलेस बजट उन्होंने वो कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो देखिए इस बजट में पूंजीगत व्यय को 2020-21 के 4.39 लाख यानी कि 4.39 लाख करोड़ से बढ़ा करके 5.54 यानी कि 5.54 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। यानी कि इस बजट में जो पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, तो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, यानी कि देश में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, देश में जो संपत्तियों पर खर्च किया जाएगा, देश में अलग अलग तरह के मशीनरीज लगाए जाएंगे, हो सकता है नए प्लांट खोले जा सकते हैं, नया कोई हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, नया कोई बस स्टैंड बनाया जा सकता है, रेलवे में कुछ खर्चा किया जा सकता है। तो दीज ऑल आर पूंजीगत व्यय, यानी कि ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के ही पार्ट है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है, 4.39 लाख से 5.54 लाख कर दिया गया है। इसका ये मतलब नहीं कि अरे सरकार तो फालतू ही खर्चा कर रही है, जी नहीं। ये दिखने में तो लग रहा है कि पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट ये जो हो रहा है ये हमारे वेलफेयर के लिए ही हो रहा है। अगर सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, पूंजीगत व्यय करेगी, तो उसका इन्वेस्टमेंट का जो मतलब प्रॉफिट है, रिटर्न है, रिवॉर्ड है, वो किसके हित में जाएगा, वो हमारे हित में जाएगा, जनता के हित में जाएगा, देश के हित में जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2021-2022 का बजट 6 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित था, राइट। अभी तो नया बजट आ गया, तो ये था, हम मान के चलते हैं। तो ये किन पे आधारित था अगर हम इसकी बात करें, तो देखिए 6 पॉइंट्स क्या क्या थे। तो एक तो था स्वास्थ्य और कल्याण, यानी कि हेल्थ एंड वेलफेयर। तो हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम बात करें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बहुत अच्छी चीज है ये। दूसरा था वास्तविक और वित्तीय पूंजी के बुनियादी ढांचे पे, यानी कि जो हमारी रियल और नॉमिनल कैपिटल है ना, उसके बेसिक स्ट्रक्चर पे आधारित था। तीसरा था आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके चलना भारत सरकार के प्रमुख कह सकते हैं कि बिंदुओं में से एक था बजट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद फोर्थ है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, यानी कि नवजीवन का संचार, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मतलब HR जो है ना, HR ह्यूमन रिसोर्स, उसको थोड़ा सा और मतलब मोटिवेट करना,
ताकि लोग अच्छे से लोगों का विकास कर पाए, अपना मेंटली विकास कर पाए, फिजिकली विकास कर पाए, इस बातों पे ध्यान देना, ताकि जितना ज़्यादा हमारा एचआर मजबूत रहेगा, जितना ज़्यादा किसी कंट्री का मैन पावर मजबूत रहेगा, उतना ज़्यादा वो कंट्री मजबूत होगी, आगे जाके विकास करेगी, राइट। तो ये एक था मतलब पॉइंट। पांचवा था नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास, यानी कि इनोवेशन पे सरकार का ध्यान था कि भाई इनोवेशन कीजिए, ठीक है, रिसर्च करिए, डेवलपमेंट कीजिए, सब कीजिए, कंट्री में कीजिए, बाहर जाने की क्या जरूरत है, सब कंट्री में कीजिए ना, ठीक है। तभी तो नारा दिया गया और तभी तो ये किया गया, क्या, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, याद है ना, मेक इन इंडिया। तो ये इसी के तहत था, मतलब देश में बनाइए, नया इनोवेशन कीजिए। क्यों सब कुछ बाहर वालों पे डिपेंडेंट रहना है, सब कुछ एक्सपोर्ट क्यों करना है, हम क्यों नहीं इंपोर्ट, सॉरी, सब कुछ इंपोर्ट क्यों करना है, एक्सपोर्ट क्यों नहीं करना है, राइट। सिक्स्थ था न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू व्हाट, व्हेन इट कम्स टू एनुअल बजट 2021-22। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, व्हाट अ लाइन, राइट। मोदी जी ने ये बोला मिनिमम गवर्नमेंट कीजिए, मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए। यानी कि पहले क्या होता था, मान लीजिए दिस इज सम व्हाट, सम गवर्नमेंट ऑफिस एंड दिस इज यू आर सैड। क्यों? क्योंकि अभी पता चलेगा आप सैड क्यों हैं। आप जाते हैं, आप चलते 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 जाते हैं कहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफिस में। गवर्नमेंट ऑफिस में जैसे ही आप गए, आपको कोई काम करवाना है, फिर गवर्नमेंट क्या बोलती थी, यहाँ पे जो कर्मचारी होते थे, यहाँ पे जो स्टाफ्स होते थे ना, ये आपका काम तो करते थे, बट आपको यहाँ से यहाँ दौड़ाते थे टेबल पे, यहाँ से यहाँ दौड़ाते थे, यहाँ से यहाँ दौड़ाते थे, यहाँ से यहाँ दौड़ाते थे, और यहाँ तक पहुंचने से पहले ही शाम हो जाता था, लंच हो जाता था, छुट्टी हो जाती थी, और वापस से घर आप ऐसे टहलते 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 आ गए वापस, फिर से आप सैड है अभी। तो होता क्या था, काम आपका एक सरकारी काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत ज्यादा जिल्लत आपको उठानी पड़ती थी, आपको सब कुछ सहना पड़ता था, आपको डांट सुनना पड़ता था। आप मतलब वो है तो एक्चुअली क्या है, तो मतलब पब्लिक के सर्वेंट ही वो सारे, लेकिन आप पे ही शासन चलाते थे, है ना, आप पे ही ज्यादा रौब झाड़ते थे, और आपका काम भी नहीं हो पाता था। तो गवर्नमेंट ने कहा, मोदी जी ने कहा, कैबिनेट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारी जनता हमसे ही परेशान हो, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या करिए, इस जाल को ना कम करिए, जाल तंत्र को कम करिए, टेबल को कम करिए। और टेबल को कम नहीं करेंगे, अगर किसी व्यक्ति का काम तय समय में, नियत समय में नहीं हो पाया, तो उल्टा उस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। अब हम सरकारी कर्मचारियों पे क्या करेंगे, मुकदमा करेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे, उनको पेनल्टी लगाएंगे। तो जब भी ऐसा हुआ तो सारे कर्मचारी क्या हो गए, ऐसा वो हो गए, सावधान हो गए कि अरे ये तो उल्टा हो गया, अभी ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी हमको काम करना ही पड़ेगा। अब ये जब हुआ, उसके बाद आप ऑफिस जाते हैं और तुरंत आपका काम होता है, और वापस से आप घर आते हैं, और जब वापस घर आते हैं तो आप कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है, काने नहीं हो गए, एक स्माइल करने लग गया, वाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2021-22 के कुछ पॉइंट्स जो कि परीक्षाओं के लिए, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स है। तो फैक्ट्स को हम पढ़ते हैं, और फैक्ट्स डायरेक्ट उठा के पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो उस टाइम हम कुछ कर भी नहीं पाते, तुक्का भी नहीं मार पाते कि अरे यार, फैक्ट रिलेटेड चीजें जब तक याद नहीं होगी तब तक तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एक बार, याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन छोड़ के आइएगा अगर आपको छोड़ना हो तो, बट अगर आपको सारे क्वेश्चंस करने तो यू कैन रिमेंबर दीज ऑल डेटाज। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 प्रयासों का समर्थन करने के लिए कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए का व्यय 3 आत्मनिर्भर पैकेज पर हुआ, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 13% से ज्यादा है। आरबीआई ने डेटा रिलीज किया जिसमें उसने बोला कि जो कोविड-19 हुआ था ना, उसके वजह से टोटल 27.1 लाख करोड़ रुपए का ना एक्सपेंडिचर हो गया। किस चीज पे? तीनों आत्मनिर्भर पैकेज पे। अगर आपको नहीं पता तो आत्मनिर्भर भारत अभियान से कैंपेन गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, जिसका तीसरा चरण भी रिलीज हो गया। किस नाम से? आत्मनिर्भर
3.0 के नाम से। तो इन तीनों पे यानी कि आत्मनिर्भर 1, 2 एंड 3.0 पे जो खर्चा हुआ ना कोविड-19 की वजह से, वो कितने का हुआ? 27.1 लाख करोड़ रुपए का हुआ, जो कि टोटल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का, टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना था? 13% था। तो व्हाट अ ह्यूज अमाउंट है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट खर्चा हुआ इन चीजों पे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा 6 स्तंभों में से पहली आत्मनिर्भर योजना में 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा सरकार 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र भी स्थापित करेगा। तो जब से कोविड-19 ने हिट किया है हमारे कंट्री को, तो स्वास्थ्य क्षेत्र पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उसी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा, ठीक है, यानी कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है, इसके अलावा जो 6 स्तंभ है उसमें से पहली आत्मनिर्भर योजना में 6 साल में इतना करोड़ रुपए के तो परिव्यय हुए। उसके अलावा जो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी ना, उसमें क्या किया जाएगा? 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। यानी कि इमरजेंसी सेंटर खोले जाएंगे, इमरजेंसी वार्ड खोले जाएंगे, हेल्थ वार्ड इमरजेंसी, जहां पे इमरजेंसी के टाइम पे लोगों का इलाज हो सके। तो कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा था कि बेड खत्म हो गए थे, इतने ज्यादा पेशेंट हो गए थे कि बेड खत्म हो गए थे हॉस्पिटल से। इसी की भरपाई करने के लिए, प्रिपेयर रहने के लिए आने वाले जो भी कंटिजेंसीज है उसके लिए 15 आपातकालीन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ इतना रुपया तो खर्च किया ही जाएगा हेल्थ मिशन पे, ठीक है। नेक्स्ट है 2.87 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसे 5 वर्षों में घरों को कवर करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। बजट में यह कहा गया कि 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किस लिए? जो जल जीवन मिशन है ना, उसके तहत जितने भी घर हैं उससे 5 वर्षों में हर घर में जल पहुंच जाना चाहिए। इस पे ये खर्च किया जाएगा। कितना? 2.87 लाख। आगे है बजट 2021 में मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा 1.42 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा। तो देखिए, आपको अगर पता हो तो मिशन पोषण, जो पहले मिड डे मील योजना थी ना, मिड डे मील योजना, जो दोपहर में मध्याह्न भोजन दिया जाता था सरकारी स्कूल के बच्चों को, मिड डे मील, वही मिड डे मील का नाम बदल के ना, मील का नाम बदल के क्या कर दिया गया? मिशन पोषण। तो बजट 2021 में मिशन पोषण 2.0 की बात की गई है, मतलब दूसरा चरण इसका लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा जो 1.42 लाख करोड़ रुपए है ना, उसको किस पे खर्च किया जाएगा? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ, यानी कि शहरी क्षेत्रों में भी स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया जाएगा 2.0 का, राइट। चलिए नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉलंटरी वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की है। सभी वाहन फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे, जिसकी अवधि यात्री वाहनों के लिए 20 वर्ष और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 वर्ष है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भाई वो वॉलंटरी वाहन स्क्रैपिंग नीति आप अपनाइए, राइट। कि आपके पास अगर पैसेंजर गाड़ियां हैं, पैसेंजर वाहन है, ऐसी कार है जिसपे आप खुद ड्राइव करते हैं या फिर जो पैसेंजर्स को घुमाते हैं, तो ऐसे वाहनों को आप 20 साल के बाद रिप्लेस कर दीजिए भाई। 20 साल के बाद ना उसको स्क्रैप कर दीजिए, मतलब उसको मत चलाइए, क्योंकि अगर आप उसे चलाएंगे तो क्या होगा? पॉल्यूशन बढ़ेगा, है ना, पॉल्यूशन बढ़ेगा। और जो गाड़ियां आप वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल पर्पस से यूज करते हैं, सामान को ढोने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसे कॉमर्शियल गाड़ियों को ना 15 सालों पे क्या कर दीजिए, उसको स्क्रैप में डाल दीजिए, क्योंकि 15 साल के बाद वो काफी ज्यादा धुआं छोड़ने लगेंगे, जिसके वजह से क्या होगा? पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यही है वॉलंटरी वाहन स्क्रैपिंग नीति। क्लियर है। नेक्स्ट है कोविड-19 टीकों के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए कितने रुपए खर्च किए गए? तो 35,000 करोड़ रुपए। सिंपल फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सरकार ने 13 क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा
7 टेक्सटाइल पार्क 3 वर्षों में लॉन्च किए जाएंगे। तो सरकार ने क्या किया है, जो 13 क्षेत्र है ना, 13 सेक्टर्स को कवर करते हुए, मतलब 13 सेक्टर्स में उन्होंने ये बोला है, अब उस सेक्टर में कुछ भी हो सकता है, टेक्सटाइल सेक्टर हो सकता है, राइट, एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे 13 सेक्टर्स को उन्होंने कहा है कि हम ना यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बनाएंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन करेगा उसको भाई ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा सरकार की तरफ से, है ना। तो यही है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ज्यादा प्रोडक्शन कीजिए और ज्यादा इंसेंटिव लीजिए। उसके अलावा 7 टेक्सटाइल पार्क 3 वर्ष में लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को 7,400 परियोजनाओं तक विस्तारित किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है। तो देखिए, ये राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन क्या है, तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप को आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें ये बोला गया है कि जो ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन का ये मतलब नहीं कि इसके थ्रू आप मतलब ये कुछ जाएगा, कोई तेल जाएगा इस पाइपलाइन के थ्रू या गैस जाएगा। तो ये भाई आपने इसका लिटरल मीनिंग मत निकालिएगा, इस पाइपलाइन का ये मतलब कतई नहीं है। इस पाइपलाइन का सीधा सा मतलब ये है कि एक तरीके का मतलब एक ये सीरीज कह सकते हैं, डेवलपमेंट सीरीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर सीरीज है, जिसके तहत अलग अलग परियोजनाओं के द्वारा क्या किया जा रहा है, देश भर में उन देश की उन्नति का काम करवाया जा रहा है। तो 7,400 परियोजनाओं तक मतलब इसका विस्तार हो गया है, मतलब ये जो चेन है ये बढ़ता 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 7,400 परियोजनाओं तक विस्तृत हो गया है। इसके अलावा ये जो पाइपलाइन है, ये जो चेन है, ये इस पे कितना खर्च किया इसके द्वारा कितना परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है, तो 1.8 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है ऑलरेडी, और इसी को बढ़ाकर 7400 और परियोजनाओं को कंप्लीट करने की योजना है सरकार की, ठीक है, इस बजट में। उसके बाद है, सरकार नई इंफोटेक परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रदान करने वाले DFI की स्थापना के लिए एक विधेयक लाएगी। अभी देखिए, इतना बड़ा लाइन है, लंबा चौड़ा, अभी इसको पढ़ने लगिएगा तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं, खंडित करके इसको समझते हैं। तो देखिए, सरकार ने नई इंफोटेक परियोजनाओं के लिए, यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो परियोजनाएं हैं ना सरकार की, जो काम है, जो प्लानिंग्स है, उसको पूरा करने के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्रीकरण यानी कि एसेट मोनेटाइजेशन का काम, एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन शुरू कर दिया है। यानी कि वो जो एसेट को इस तरीके से बनाएगी कि उस मतलब उसका मोनेटाइज करेगी, उससे कुछ पैसे आना शुरू हो जाएगा सरकार के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ है, 20,000 करोड़ रुपए प्रदान करने वाले DFI के स्थापना के लिए एक विधेयक लाएगी, यानी कि बिल लाएगी। DFI क्या होता है, तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेगी सरकार, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कितने रुपए का, 20,000 करोड़ रुपए प्रदान करने वाले DFI की स्थापना के लिए एक विधेयक लाएगी, जिससे क्या होगा, जो इंफोटेक है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो परियोजनाएं हैं, वो अच्छे से उसका वर्क हो सकेगा और उसका मोनेटाइजेशन हो पाएगा, उससे पैसे आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, निवेशकों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड बनाया जाएगा। तो ऐसे लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने के लिए, अगर कोई भी मान लीजिए सरकार के किसी काम में कुछ पैसे लगाना चाहता है, राइट, तो क्या होगा, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको ट्रांसपेरेंसी तो चाहिए ना, कि मैं जहां पे पैसे लगा रहा हूं वो वर्क कैसा कर रहा है, कितना प्रॉफिट होगा, वगैरह वगैरह, सब कुछ उसको भी तो पता होना चाहिए निवेशकों को। इसके लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड बनाया जाएगा। और परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड क्या होता है, तो यही होता है DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय 54 लाख करोड़ रुपए देखा गया, जो साल दर साल 34.5% है। देखिए,
2021-22 का जो स्टेटमेंट था उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा गया वो इतना देखा गया है ना, जो कि हर साल लगभग इतना होता है, 34.5% है, मतलब टोटल हम बात करें अगर बजट का तो। नेक्स्ट है, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए NHAI ने एक इनविट प्रायोजित किया है। इस प्रकार 5,000 करोड़ परिचालन मूल्य वाली 5 सड़कें NHAI इनविट को हस्तांतरित की जा रही है। बहुत नए नए टर्म है इसमें। सबसे पहले तो NHAI बहुत लोगों को पता होगा, NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने क्या किया है, इसने इन्वेस्टकों को आकर्षित करने के लिए, जो इन्वेस्टर्स है ना उनको आकर्षित करने के लिए एक इनविट लॉन्च प्रायोजित किया है, लॉन्च किया है। एंड व्हाट इज इनविट? अब इनविट हम समझते हैं, तो इनविट का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो ये है इनविट। तो एक इनविट मतलब स्थापित किया है किसने? NHAI ने। इस प्रकार 5,000 करोड़ परिचालन मूल्य वाली 5 सड़कें NHAI इनविट को हस्तांतरित की जा रही है। तो ये क्या करेगी? NHAI ने 5 सड़कों को ना इसको सौंप दिया है कि भाई ये लीजिए आप 5 सड़कें और इसका निर्माण कार्य पूरा करिए, इसमें इन्वेस्ट करिए। ठीक है, सिंपल ये मतलब है। नेक्स्ट है, संचालन और प्रबंधन के लिए बहुत से हवाई अड्डों का भी विमुद्रीकरण किया जाएगा। Tier 2 और 3 शहरों में AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हवाई अड्डों और अन्य रेलवे परिसंपत्तियों का विमुद्रीकरण किया जाना है। तो देखिए, सरकार कह रही है कि ऑपरेशन यानी कि संचालन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, मैनेजमेंट के लिए इसका हवाला देते हुए सरकार कह रही है कि बहुत से रेलवे संपत्तियों के द्वारा रेलवे के अलावा जो एयरपोर्ट्स है ना, एयरपोर्ट्स का भी हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, जो मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन का काम है ना वो बहुत ही स्मूथली चलेगा। तो यही कह रहा है। उसके अलावा है, भारत माता परियोजना के तहत 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें तैयार की गई। भारत माता और भारत माला, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली। आई गेस भारत माला है ये। आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्या है, भारत माता है या भारत माला परियोजना है, जिसके तहत 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें तैयार की गई हैं अभी तक, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट है, 7,000 करोड़ रुपए की पावर ट्रांसमिशन संपत्ति को पावर ग्रिड इनविट को हस्तांतरित किया जाएगा। तो 7,000 करोड़ रुपए की जो पावर ट्रांसमिशन एसेट है ना, इसको पावर ग्रिड किसे दे रहा है? इनविट को दे रहा है। किसे? तो इनविट यानी कि अभी तो हमने बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि वित्त वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 9.8% और वित्त वर्ष 2022 के लिए 6.8% रहेगा। तो ब्लूमबर्ग क्या है? एक एजेंसी है जो कि रिपोर्ट जारी करती है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए उसने बोला है कि जो बजट डेफिसिट रहने वाला है सरकार का, वो GDP का 9.8% रहेगा, और 2022 के लिए जो डेफिसिट रहेगा, बजट डेफिसिट, वो टोटल GDP का 6.8% रहेगा। तो यही एक रिपोर्ट है। राजकोषीय घाटा या बजट डेफिसिट क्या होता है? तो जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से कम हो जाती है तो हम इसे कहते हैं बजट डेफिसिट, राइट। चलिए, नेक्स्ट है, सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए, केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 65,000 करोड़ और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। तो सरकार क्या कर रही है? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जो नेशनल हाईवेज है, इन परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु में इतना रुपए, केरल में इतने रुपए, पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए क्या दे रही है? आवंटित कर रही है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 तक ब्रॉड रेल मार्गों का पूरा 100% विद्युतीकरण यानी कि इसे इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि जो ब्रॉड रेल मार्गों पे, ब्रॉड रेल गेज पे जो गाड़ियां चलती है ना, ट्रेन चलती है, वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक पे चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी। ठीक है, डीजल वगैरह का काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ब्रॉड रेल मार्ग होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए। तो देखिए, ब्रॉड रेल मार्ग क्या होता है?
जो जनरल रेल की पटरियां होती है ना, जो जनरल रेल की पटरियां होती है, ठीक है, वो देखिए वो होती है लगभग 1435, यानी कि 1435 की दूरी होती है उनके बीच में। बट जो ब्रॉड रेल गेज होती है ना, ये 1435 मिलीमम मिलीमीटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यही होता है ब्रॉड रेल। इनको 100% तक पूरा इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा दिसंबर 2023 तक। यही है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, छोटी कंपनियों की परिभाषा को अपडेट करने के लिए 50 लाख रुपए की शुद्ध संपत्ति से करोड़ों रुपए तक जुटाने का प्रस्ताव है। यानी कि सरकार क्या कह रही है कि जो छोटी कंपनियों की परिभाषा है ना, वो इज स्मॉल कंपनीज, तो स्मॉल कंपनीज की परिभाषा को ना आप अपडेट करेंगे। यानी कि 50 लाख रुपए पहले जिसका नेटवर्थ होता था उसको छोटी कंपनियां कहते थे, बट अब 50 लाख रुपए से ना इसको एक्सीड करने का प्लान है। यानी कि 2 करोड़ रुपए तक जो कंपनीज होंगी ना, उसे ही छोटी कंपनी कहेंगे। उससे ज्यादा हो गई तो फिर भैया वो छोटी कंपनी में नहीं आएगी। तो यही अपडेट करने का, पहले 50 लाख तक को मान लेते थे छोटी कंपनी, अब 2 लाख करोड़ रुपए तक को मानेंगे छोटी कंपनी। क्लियर है? सॉरी, 2 करोड़ तक। नेक्स्ट है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। तो 1 लाख से अधिक आबादी, यानी कि वैसे शहर, वैसे सिटीज जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, तो ऐसे 42 जो 42 शहरी है ना, शहरी केंद्र में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। कि इन शहरों में क्या कितना 2217 करोड़ 2217 करोड़ रुपीस क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, अनुपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ किया जाना, पोषण संबंधी सामग्री वितरण और परिणाम को मजबूत करने के लिए आकांक्षी जिलों में पोषण परिणामों में सुधार के लिए गहन रणनीति बनाई जाएगी। तो देखिए इसमें बहुत कुछ पोषण 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 आ गया, ठीक है क्या ये समझते हैं। एक है अनुपूरक पोषण कार्यक्रम, एक है पोषण अभियान, इन दोनों को ना मर्ज कर दिया गया। मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ किया गया, और जो भी इसके संबंधित जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीजें है ना, सामग्री यानी कि सामान, मटेरियल्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये सब जानने के लिए ना जो भी जिले हैं इसमें उस वो गहन रणनीति बनाई गई है इसके लिए मतलब प्लानिंग की गई है अच्छी खासी, बस यही है। नेक्स्ट है, बजट 2021 में भारतीय रेलवे के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। तो देखिए भाई, रेलवे को कितना पैसा दिया गया बजट 2021 में, तो 1.4 लाख करोड़ रुपए की घोषणा दी गई। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे 1,10,055 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया है। कुल खर्च में से 1,07,100 करोड़ रुपए 2021-22 में पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध कराएगी। तो भारतीय रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया, ठीक है। इतना मतलब पैसा उन्हें दिया गया भारतीय रेलवे को, 1,10,055 करोड़ रुपए। तो कुल खर्चे में से जो है ना 1,07,100 करोड़ रुपए ये 2021-22 में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया है इन्हें। कैपिटल यानी कि रेलवे की कैपिटल को, रेलवे के एसेट्स को बढ़ाओ आप, ठीक, इसके लिए दिया गया। नेक्स्ट है, सरकार की योजना भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी हिस्सेदारी का हिस्सा बेचने की है। तो सरकार ने क्या योजना बना रही है, सरकार योजना बना रही है कि जो LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें से जो सरकार का शेयर है ना वो उसको बेच रही है। तभी तो LIC का क्या हो गया है, IPO रिलीज कर दिया गया है। और वो कौन सी PSU है, वो कौन सी सरकारी कंपनी है जिन्होंने हाल ही में अपना IPO रिलीज किया है बेचने के लिए, तो ये है LIC, ठीक है, आंसर होगा LIC। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की गई है। यानी कैसे बैंक जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है यानी कि PSU है, इनके लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, बीमा क्षेत्र में FDI को अब 49% से बढ़ा करके 74% करने का प्रस्ताव है। तो देखिए ये भी आपने कई बार पढ़ा होगा, जो बीमा यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस, उस सेक्टर में पहले जो FDI था उसकी लिमिट थी FDI की 49%, अभी 49% से बढ़ा दिया गया है और कितना कर दिया गया है, 74% कर दिया गया है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा, वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा निगम को 1,000
करोड़ रुपए और अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को 15,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। यानी कि इस बजट में क्या किया गया, जो सौर ऊर्जा निगम है, यानी कि जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशंस, इसको 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए यानी कि दिए गए। और अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी जो है, रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी, इसे कितना दिया गया है, तो इसे दिया गया है 1,500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के लिए एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के लिए नई गैस पाइपलाइन योजना की घोषणा की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है, केंद्र ने सार्वजनिक बसों के लिए 18,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यानी कि जो पब्लिक बस है, पैसेंजर बस है, उनके लिए 18,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। तो कृषि ऋण लक्ष्य यानी कि एग्रीकल्चर लोन, यानी कि फार्मर्स को जो लोन मिलेगा ना, वो अब कितना बढ़ा दिया गया है। टोटल लिमिट की अगर बात करें तो 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। मतलब इतना करोड़ रुपए वो लोन देने का काम करेंगे जो गवर्नमेंट से, जो एग्रीकल्चर करते हैं उनको। नेक्स्ट है, धान किसानों को भुगतान की गई कुल राशि 2020-21 में 1.72 लाख करोड़ रुपए हो गई है। तो जो धान उगाने वाले किसान है ना, जो फसल बीमा योजना के तहत उनको राशि आवंटित की गई थी, पैसे दिए गए थे, हर्जाना दिया गया था, वो कितना हो गया है अब, या फिर उनको बीज वगैरह खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे, वो कितना हो गया, 1.72 लाख करोड़। तो एक बात तो अच्छी है कि फार्मर्स गवर्नमेंट्स पे काफ़ी मतलब स्कीम्स उनके लिए आ रहे हैं और काफ़ी पैसे उन्हें दिए जा रहे हैं और डायरेक्ट उनके अकाउंट पे पहुंच रहा है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि फिर एमएसपी का क्या सीन है, वहाँ पे फार्मर्स के साथ बहुत नाइंसाफ़ी एंड ऑल। तो देखिए, वो मामला शांत कर दिया गया है और अभी तक तो रिवोक कर लिया गया है उस लॉ को, जो भी था, अगर लोग उससे सहमत नहीं थे। लेकिन जो काम अच्छी हुई है सरकार की तरफ से, हम उसे भी नहीं नकार सकते, ठीक है ना। तो हमें दोनों तरह, हमें न्यूट्रल रह करके क्या करना होगा, हमें न्यूट्रल रह करके एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन हमें सोचना होगा, सरकार के कामों को तारीफ करनी होगी, क्रिटिसाइज भी करना होगा, सिंपल है। नेक्स्ट है, सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभों को अतिरिक्त 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की घोषणा की है। यह योजना वर्तमान में 12 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करती है। इसको स्वच्छ पेयजल ईंधन प्रदान करने के लिए आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए, जो 1 करोड़ लोगों तक जो पहुंच रहा था उज्ज्वला योजना, अभी तक जो पहुंच रहा था, जितने लोगों तक भी पहुंचा था, उसको 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की घोषणा की। उज्ज्वला योजना के तहत क्या मिलता है भाई, गैस सिलेंडर, ठीक, गैस पहुंचाया जाता था। तो जो पहले महिलाओं को काफ़ी तकलीफ होती थी खाना बनाने में, ग्रामीण महिलाओं को उन्हें लकड़ियों से खाना बनाना पड़ता था, धुएं के कारण बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाती थी उनको, तो इन सब से वो बच सकती हैं। अब बात करते हैं 50 लाख रुपए की मौजूदा सीमा से पूंजी आधार को 2 करोड़ रुपए तक बढ़ाकर छोटी कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा। तो यही बात हमने शुरू में की थी कि 50 लाख रुपए का लिमिट था स्मॉल कंपनीज का, 50 लाख रुपए तक का लिमिट था स्मॉल कंपनीज का। तो अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है, 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि 2 करोड़ तक जिस कंपनी की लिमिट है वो भी अभी क्या है, छोटी कंपनी ही मानी जाएगी। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली वित्त वर्ष के लिए विनिवेश रसीदें 1.7 लाख करोड़ रुपए रखी गई हैं। यानी कि जो डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स है वो कितनी रखी गई है भाई, डिसइन्वेस्टमेंट कितने में किया गया, 1.7 लाख जो इन्वेस्ट था ना, उसको डिसइन्वेस्ट किया गया है। नेक्स्ट है, सरकार ने संशोधित सुधार आधारित परिणाम आधारित बिजली वितरण क्षेत्र योजना शुरू करने की दिशा में बजट में करीब 3.60 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15,000 से अधिक स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत किया जाएगा। यानी कि 15,000 से ज्यादा स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, उनमें क्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
गोवा सरकार को पुर्तगालों से राज्य की मुक्ति की जयंती समारोह के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यानी कि गोवा कहाँ से गोवा मुक्त हुआ था? पहले गोवा किसके गिरफ्त में था? तो पुर्तगाली जो थे उनके पास था, वहां से इसको मुक्त कराया गया पुर्तगालियों से। तो राज्य की मुक्ति की जो जयंती समारोह है ना, उसके लिए इन्हें 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट में। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाया जाएगा। यह भारत में परिवहन, खाद्य वितरण, जैसे देखिए परिवहन में जैसे उबर ओला, खाद्य वितरण में स्विगी और जोमेटो जैसे क्षेत्रों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदाताओं और आईटी और सॉफ्टवेयर फर्मों से में अनुबंध श्रमिकों के अलावा लगभग 15 मिलियन गिग श्रमिकों को प्रभावित करेगा। क्या मतलब है इसका, ये समझिए। तो देखिए, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक कहते किसे हैं? तो ऐसे श्रमिक, ऐसे मजदूर, ऐसे काम करने वाले जिनका अस्थायी तौर पे कहीं पे जॉब नहीं है, जो कभी यहाँ पे काम कर लिया, कभी वहां जाके काम कर लिया, ठीक है। तो ऐसे लोगों को गिग श्रमिक कहते हैं। गिग आपने वर्ड सुना होगा, जैसे ज्यादातर म्यूजिशियंस करते हैं गिग, कहीं पे इस रेस्टोरेंट में गिग कर लिया, फिर उनका कहीं किसी कैफे में गिग कर लिया। तो इस तरीके से गिग में क्या ना, अलग अलग काम करते रहते हैं। तो जो उबर और ओला में काम करते लोग, तो उबर की गाड़ियां चलाते हैं, ओला की गाड़ियां चलाते हैं, इसके अलावा भी वो कहीं और गाड़ियां चलाते होंगे, है ना। तो अलग अलग जगह पे काम करते हैं वो। जो स्विगी और जोमेटो वाले हैं, कभी यहाँ पे काम कर लिया, कभी कभी वहां पे फूड डिलीवरी कर दी। तो मतलब एक जगह पे इनका स्थिर कोई काम नहीं रहता। तो ऐसे श्रमिकों को क्या करने के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाया जाएगा, इसके लिए कि मतलब सोसाइटी में अपना प्रोटेक्टेड फील करें, ठीक है। साथ ही साथ थोड़ी सी इज्जत के साथ, मतलब इनको थोड़ा इस तरीके से इनको बजट में इनका ध्यान रखा गया है कि इनको काफी फायदा पहुंच सके, ठीक। तो यही बात है। नेक्स्ट है, बंगाल असम के चाय श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। तो बंगाल असम में जो चाय श्रमिक हैं इनके लिए भी 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। उसके अलावा वित्त वर्ष 2021-20 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5%, जबकि 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% अनुमानित है। कह रहे हैं कि 2020-21 में जो बजट था ना, उसमें जो डेफिसिट था, बजट डेफिसिट, वो कुल जीडीपी का 9.5% था, जो कि 2021-22 वाले में कितना अनुमान लगाया गया? 6.8, यानी कि अच्छा होने वाला, कंडीशन ठीक होने वाली है, यह अनुमान लगाया गया। नेक्स्ट है, आगामी जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वर्ष 2021-22 में 3768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आपको जैसा पता है कि हर 10 साल पे क्या होता है, जनगणना होती है, सेंसस होता है। तो अभी 2021 में सेंसस होने वाला है, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया, जो कि जल्दी ही होगा। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो होगा ना, ये डिजिटली होगा, ये जनगणना ऐसा पहली बार होगा कि डिजिटल जनगणना होगी। तो इसके लिए 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए इसे सेंसस के लिए। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2021 में 30,000 करोड़ रुपए से ग्रामीण इंफ्रा डेवलपमेंट का आवंटन बढ़कर अगले वित्त वर्ष के लिए 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि वित्त वर्ष 2021 में जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था ना, ये 30,000 करोड़ रुपए का था, जो कि इसको अब 40,000 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों पे थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है, काफी मतलब ठीक ठाक ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, 5 प्रमुख मत्स्य पालन केंद्रों के विकास की घोषणा की गई। यानी कि 5 मेन अभी फिशरीज खोले जाएंगे, सेंटर खोले जाएंगे। उसके अलावा 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार के साथ एकीकृत किया जाएगा। यानी कि 1,000 और भी मंडी है ना, उनको इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय नेशनल मार्केट के साथ जोड़ा जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। उसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। तो लेह यूनिवर्सिटी खोली जाएगी लद्दाख में। एंड 22 और खराब होने वाली वस्तुओं को कवर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना है। यानी कि ऐसे गुड्स जो पेरिशेबल गुड्स है, जो बहुत जल्दी खराब होते हैं, लाइक सब्जी वगैरह, तो 22 ऐसे और प्रोडक्ट को इन्होंने चिन्हित किया है और इसको कवर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है, उद्यमी क्षमता वाले
अनिवासी व्यक्ति अब 182 दिनों से 120 दिनों तक पंजीकरण समय को कम करते हुए बिना किसी भुगतान, पूंजी और टर्नओवर प्रतिबंधों के साथ एक व्यक्ति कंपनी को स्थापित कर सकेगा। यानी कि 1% जो कंपनी है ना, 1% कंपनी, इसको स्थापित कर सकेगा कौन? एक अनिवासी व्यक्ति जो मतलब इंडिया का निवासी नहीं है। 182 से 120 दिनों तक मतलब 100 पहले रजिस्ट्रेशन का जो तारीख मतलब वो था ना कि 182 दिन यहाँ पे रहिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराइए, अब उसको 120 दिन कर दिया गया है। ठीक है, और बिना किसी भुगतान के, बिना किसी फी के वो क्या कर पाएगा? रजिस्टर कर पाएगा। किस लिए? फॉर 1% कंपनी के लिए, एक व्यक्ति कंपनी के लिए। नेक्स्ट है, इस बार के बजट में आम करदाताओं को टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि जो आम लोग हैं ना, जो टैक्स पेयर है, उनके लिए टैक्स स्लैब में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उसके बाद रिटर्न फाइल 2014 से 3.3 करोड़ से लगभग दोगुना बढ़कर के 2020 में 6.48 करोड़ हो गया। यानी कि जो लोगों ने रिटर्न फाइल किए वो ज़्यादा किए, यानी कि लोग अब रिटर्न मतलब टैक्स देने लग गए हैं, टैक्स पेयर बनते जा रहे हैं, तो बढ़िया चीज़ है। 3.3 करोड़ से दोगुना हो गया लगभग 2020 में, 6.48 करोड़ रुपए ये हो गया है रिटर्न फाइल की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट है, सरकार ने सरकार ने 75 वर्षों से अधिक आयु वालों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता को हटाकर वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है। यानी कि ऐसे लोग जो 75 ईयर्स अबव हो गए हैं, उन वो मतलब रिटर्न फाइल ना भी करें, टैक्स ना भी दे, तो उनको राहत दी गई है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनके पास केवल पेंशन और ब्याज आय है। यानी कि ऐसे लोग, ऐसे वरिष्ठ नागरिक, ऐसे सीनियर सिटीजन्स जो केवल पेंशन पे जी रहे हैं और या फिर किसी चीज़ के इंटरेस्ट पे जी रहे हैं, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट का प्रस्ताव किया गया। यानी कि अभी प्रस्तावित है, अभी किया नहीं गया, ये सिर्फ प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, आय को छिपाने के साक्ष्य के साथ गंभीर कर चोरी के मामले को फिर से खोलने की समय सीमा 6 साल से घटा करके 3 साल कर दी गई है। यानी कि ऐसे लोग जो कि टैक्स इवेजन के आरोप में फंसे हुए हैं, ठीक है, और उन पे केस चला और केस को बंद हो गया, तो अभी ऐसा था कि 6 साल बाद रीओपन वो केस हो सकता है, बट अभी ना उसको कम कर दिया गया, अभी 3 साल के बाद ही फिर से वो केस रीओपन हो सकता है। तो ये बढ़िया है भाई, टैक्स चोरी करने वाले अभी डर के रहेंगे। नेक्स्ट है, एक वर्ष में 50 लाख करोड़ रुपए, सॉरी मैं बार करोड़ बोले जा रहा हूँ, तभी से हम करोड़ डिस्कस करते आ रहे हैं ना, तो 50 लाख के साथ करोड़ जुड़ गया है, पता नहीं क्यों। एक वर्ष में 50 लाख रुपए या उससे अधिक के लिए यह अवधि प्रावधान 10 वर्षों तक की रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, 50 लाख रुपए तक और 10 लाख रुपए आय 10 लाख आय रुपए तक के करदाताओं की कर योग्य आय के लिए विवाद समाधान समिति नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। यानी कि ऐसे लोग जो 50 लाख रुपए तक की जिनकी आय है और 10 लाख जिनकी आय है, तो ऐसे टैक्स पेयर के लिए ना जो भी विवाद वगैरह है, जो भी ग्रीवेंसेस हैं, इनको रिड्रेस करने के लिए नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर खोली जाएगी। उसके बाद 1 लाख से अधिक करदाताओं ने 85,000 करोड़ रुपए के कर विवादों को निपटाने के लिए 30 जनवरी 2021 तक विवाद से विश्वास योजना का विकल्प चुना। तो देखिए, 1 लाख से अधिक ऐसे टैक्स पेयर थे जो कि किसी न किसी तरह से ये फंस गए थे कर विवाद में, जो कि कितने रुपए का था? 85,000 करोड़ रुपए का था। तो इन्होंने बोला कि भाई विवाद से विश्वास योजना है, इसी ऑप्शन के थ्रू जाइए और इसको मतलब सॉल्व कीजिए इस विवाद को और हमें मुक्त कीजिए। नेक्स्ट है, सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान है 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो सस्ते घर खरीदने के लिए जो ऋण मिल रहा था ना, जो लोन मिल रहा था, तो 1.5 लाख रुपए तक की छूट थी उस ब्याज में, और इसका प्रावधान 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, स्कूलों और अस्पतालों को चलाने वाले छोटे चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए वार्षिक रसीद की छूट सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर के 5 करोड़ कर दी गई है। तो देखिए, ऐसे ट्रस्ट, ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि क्या करते हैं, वो चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल भी चला रहे हैं या अस्पताल चला रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए से पहले ये था कि भाई सालाना इनकम 1 करोड़ रुपए है तो हम आपको छूट दे देंगे, सरकार कहती थी, बट अब कह दिया कि चलिए 5 करोड़ भी है ना तो भी आप एग्जेम्प्टेड है टैक्स से। ठीक है। नेक्स्ट है, टैक्स ऑडिट की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर के 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। यानी कि अगर 5 करोड़ तक आए हैं तो भाई टैक्स ऑडिट पहले कराना पड़ता था, बट अब नहीं कराना पड़ेगा, अब 10 करोड़ है तब कराइए। नेक्स्ट है, 5 वर्षों में सरकार ने
4,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ गहरे महासागर मिशन का प्रस्ताव किया है। नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी के पीएफ में योगदान की देरी से जमा को नियोक्ता की कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले होता क्या था कि जो मतलब एक स्टाफ है, मान लीजिए सरकारी स्टाफ, और उसके पीएफ में पैसा टाइम पे जमा नहीं हो पाया, तो पहले जो वो प्रोविडेंट फंड डालने वाला जो नियोक्ता होता था ना, उसके मतलब हिस्से से कुछ पैसा काट लिया जाता था, बट अब ऐसा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, स्टार्टअप के लिए कर में छूट के दावा की पात्रता 1 और वर्ष बढ़ा दी गई है। यानी कि ऐसे कंपनी जो कहते हैं कि भाई अभी तो हम स्टार्टअप हैं, अभी तो हमने काम करना शुरू ही किया है, तो पहले जो लिमिट थी उससे 1 साल ज़्यादा कर दिया गया है कि 1 साल और तुम लो, उसके बाद तुमने टैक्स नहीं दिया ना तो तुम, ऐसा थोड़ी होगा कि 10 साल से तुम काम करते आ रहे हो और तुम बोलोगे कि अभी हम स्टार्टअप है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 31 मार्च 2022 तक स्टार्टअप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ में छूट दे दी गई है। प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी योगदान की देरी से, अभी हमने बात की कि नियोक्ता के पैसे से कोई पैसे नहीं काटे जाएंगे। छोटी कंपनी का अनुपालन आवश्यक को आसान बनाया जाएगा। थ्रेशहोल्ड शेयर पूंजी 2 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए के कारोबार वाली छोटी कंपनियां होंगी। गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्य की साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। तो 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की योजना है, जो कि एनजीओ के द्वारा, निजी स्कूल और राज्यों की साझेदारी, इन तीनों की साझेदारी के साथ बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, 2021-22 के बजट में सोने और चांदी की पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। यानी कि मतलब जो शुल्क है, मतलब टैक्सेस हैं, वो थोड़ा सा मतलब क्या होगा, आराम से बनाया जाएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है, कपास पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 से 15% कर दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछ लिया था एग्जाम में। सोलर लालटेन पर सीमा शुल्क में 5% की कटौती हुई है और कॉपर स्क्रैप पर ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है। तो दैट्स इट, ये था एनुअल बजट 2021-22 का। इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही साथ मैंने जो आपको बोला बीपीएससी प्लस ईडीपीओ का कोर्स, वो जरूर आप लीजिए, आज लास्ट डेट है, उसके बाद आपका पैसा बढ़ जाएगा, फिर आपको घाटा होगा। और हमारे कुछ इंडिविजुअल कोर्सेज भी चल रहे हैं, जैसे लुसेंट के कोर्स चल रहे हैं, क्राउन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के कोर्स चल रहे हैं, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा जीएस पॉइंटर का है, ये सारे इंडिविजुअल कोर्सेज हैं। जीएस पॉइंटर का कोर्स आप ले सकते हैं, वेरी हेल्पफुल फॉर पीसीएस एग्जाम्स या फिर एनडीए सीडीएस, जो भी एग्जाम आप कर रहे हैं जहाँ पे जीएस पूछते हैं, बहुत सही बहुत सही बुक है, इसका कोर्स हमारा चल रहा है। इसके अलावा राकेश यादव सर का जो किताब है, जो बुक है जीएस की, राकेश यादव, वो भी चल रहा है, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। वेरी चीप प्राइस पे हम इसको अवेलेबल करा रहे हैं, और जो क्वालिटी है वो आप जब आप एक बार देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसके बाद तो बस यही है। साथ ही साथ फेसबुक पे, इंस्टा पे, दोनों पे NCERT जोन के नाम से हमारा पेज है, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक में नंबर है, उस पर आप जुड़ सकते हैं, और नंबर भी हमारा गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जा कर के वहाँ हमें मैसेज और कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग कोर्स, अगर आपको कोर्स खरीदना है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।